नमस्कार, नवभारत टाइम्स में आपका स्वागत है। तो आज हम चर्चा करेंगे महाराष्ट्र में आए सियासी तूफान की और टेस्ट करेंगे कि ये तूफान है भी या नहीं, क्योंकि इसको लेकर तरह तरह के दावे किए जा रहे हैं। शरद पवार दरअसल ऐसे शख्स हैं इस देश की राजनीति में जिनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अपना राजनीतिक गुरु मानते हैं। इसलिए महाराष्ट्र की राजनीति में जो कुछ हो रहा है उसे 82 साल के घाघ नेता की हार मान लेना जल्दबाजी होगी। पता चला शरद पवार विजेता होकर निकले। कुछ चालें ऐसी भी होती हैं जिनकी परतें खुलने में वर्षों लग जाते हैं, तब जाकर सच्चाई का पता चलता है। शरद गोविंदराव पवार अपने पास कई मोहरे रखने के माहिर हैं। अजित पवार उन्हीं में से एक हैं। एक मोहरा, एक भरोसेमंद मोहरा जिसने 23 नवंबर 2019 की सुबह चौंका दिया था। तब भी हम आप चौंके थे। तब भतीजे पवार ने देवेंद्र फडणवीस के साथ डिप्टी सीएम की शपथ ली थी। विधानसभा चुनाव के बाद शिवसेना ने भाजपा से गठबंधन तोड़ लिया था। रार सीएम पोस्ट को लेकर था। भाजपा सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर ताल ठोक रही थी। तो उद्धव ठाकरे का दावा था कि अमित शाह और नरेंद्र मोदी ने बंद कमरे में वादा किया था कि सीएम पोस्ट शिवसेना के पास ही रहेगा। उस दिन से लेकर कल यानी 2 जुलाई 2023 के बीच अजित पवार 3 बार डिप्टी सीएम बन चुके हैं, अलग अलग सीएम के साथ। पहली बार वाला दांव तो 72 घंटे भी नहीं टिक सका। दूसरा दांव महाविकास आघाड़ी में उद्धव ठाकरे के डिप्टी के तौर पर 29 जून 2022 तक चला। ये पारी शिवसेना में आए सियासी जलजले ने खत्म कर दिया। एकनाथ शिंदे 35 विधायकों के साथ फडणवीस की शरण में चले गए और सीएम बन गए। अब अजित पवार उनके डिप्टी के तौर पर भी शपथ ले चुके हैं। यही राजनीति की लीला है। जब अजित पवार पहली बार कथित तौर पर बागी हुए तो क्या हुआ? शरद पवार की डोर से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी जुड़ी रही, बगावत नहीं हुई। अजित पवार को लौटना पड़ा। शरद पवार बतौर चाणक्य और मजबूत हुए, ऐसा कहा गया। लेकिन क्या ये सब इतना ही सरल था जितना दिखा? दगाबाज भतीजे को कौन कुछ ही घंटों में अपने गले लगाएगा और अघाड़ी की सरकार में डिप्टी सीएम बनवाएगा? लेकिन उस समय तो माहौल ऐसा ही बना जैसे अजित पवार नौसिखिया हों और चाल चलने में मात खा गए हों। खुलासा तो अब जाकर हुआ, कुछ दिनों पहले, जब देवेंद्र फडणवीस ने पोल खोल कार्यक्रम एक तरीके से शुरू किया। उन्होंने दावा किया कि 2019 में एनसीपी सुप्रीमो भाजपा के साथ आने के लिए तैयार थे, लेकिन मराठा नेता ने डबल गेम खेल दिया। अब इस पर जब जवाब पूछा गया तो शरद पवार ने पल्ला झाड़ा, फिर उन्होंने भी खुलासा कर दिया। शरद पवार ने कहा कि अजित पवार को डिप्टी सीएम बनाकर उन्होंने गुगली फेंकी थी। मकसद था भाजपा को क्लीन बोल्ड करना, और वो कामयाब हो गए। तो क्या पता इस बार दूसरा फेंका हो? इसके संकेत मिलने शुरू हो गए। मैं आपको बता रहा हूं, इन 4 बातों पर गौर कीजिएगा। 1, एनसीपी के 53 विधायक हैं। अजित पवार के साथ कितने विधायकों ने शपथ ली है? 8, मतलब कुल जमा 9। अजित पवार के साथ सरकार में शामिल तो ये हो गए हैं, लेकिन अलग गुट के तौर पर मान्यता के लिए कम से कम 36 विधायकों का समर्थन होना जरूरी है, नहीं तो दल बदल कानून में फंस सकते हैं। ये संख्या तो अजित पवार के साथ दिखाई नहीं दे रही। शपथ ग्रहण में एनसीपी के एक अकेले एमपी गए थे, अनमोल कोल्हे। वो भी कुछ घंटों बाद शरद पवार के घर पे लौट आए। दूसरा, इस पर भी गौर कीजिएगा, शरद पवार ने भतीजे के कारनामों को रिवेलियन नहीं रॉबरी कहा, यानी डकैती। अब ये बताइए कि आपके घर में डकैती हो लेकिन डकैत के खिलाफ आप एफआईआर न लिखवाएं, इसे क्या कहा जाए? वो भी तब जब डकैत की पहचान हो चुकी हो। लेकिन शरद पवार यही करने जा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि वो कोई एफआईआर दर्ज नहीं कराएंगे, यानी बागियों को घेरने के लिए कोई कानूनी रास्ता नहीं अपनाएंगे। वो जनता के बीच जाएंगे। यह आश्चर्य पैदा करता है। तीसरा पॉइंट देखिएगा, शरद पवार ने कहा कि अगर कोई गुट एनसीपी पर दावा ठोकता है तब भी उन्हें कोई गुरेज नहीं होगा। मतलब उनका इशारा अजित पवार से था। उनके मुताबिक जनता जनार्दन ही तय कर देगी कि एनसीपी किस नेता की है। हैरानी होती है भाई इस बयान पर, खासकर शिवसेना के बागियों पर अयोग्य ठहराए जाने की जब तलवार लटक रही हो, ऐसे में ये बयान चौंका रहा है। सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने, आपको ध्यान होगा अभी जो ऐतिहासिक फैसला दिया उद्धव ठाकरे की याचिका पर, उसमें ये क्लियर कट बताया कि भाई जो राजनीतिक दल है वो महत्वपूर्ण है, कुछ विधायक मिलकर फैसला कर लें उससे कुछ नहीं होता। तो इस फैसले से तो पवार को पावर मिलना चाहिए, वो सरेंडर की मुद्रा में क्यों है ये? लेकिन शरद पवार तो संतुष्ट दिखाई दे रहे हैं, इसीलिए हमको उन पर शक है, क्योंकि ये कारण है, ये लॉजिक है। चौथा पॉइंट देखिए, और तो और जिन नेताओं के साथ मिलकर अजित पवार ने पाला बदलने का फैसला किया
उस मीटिंग में सुप्रिया सूले मौजूद थी। ये हमारी सहयोगी अखबार हमारा जो है टाइम्स ऑफ इंडिया, उसकी रिपोर्ट में भी है। आज की खबरों के मुताबिक वो मीटिंग को बीच में छोड़कर चली गई। तो क्या उनको भनक लग गई थी? और हाँ, तो फिर चाणक्य के लिए इस डकैती को रोकना, जो डकैती बता रहे हैं, आसान नहीं था। वो चाहते तो पुलिस यानी अपने रिसोर्सेस का इस्तेमाल करते और ऐसा नहीं होने देते, जैसा उन्होंने 19 में भी किया। वैसे पांचवा कारण भी है जिससे शक पैदा होता है, लेकिन चाणक्य ने गूगली के बाद दूसरा फेंका है इसको लेकर। बट ये दलदल इतना राजनीति का गहरा है कि कई बार यकीन नहीं होता। प्रफुल्ल पटेल का मैं जिक्र कर रहा था, बिना जन समर्थन वाले कद्दावर नेता, वो शरद पवार के लिए गए हैं या शरद पवार के लिए गए हैं? मुझे तो दोनों के सही होने की संभावना 99% लगती है। छगन भुजबल को ले लीजिए, अभी महाराष्ट्र टाइम्स के कार्यक्रम में आए थे, उन्होंने दावा किया था कि अजीत पवार में शरद पवार को चुनौती देने की कुव्वत नहीं है। हफ्ते भर बाद दोनों कहाँ हैं, हम आप दोनों देख रहे हैं। एक और बात पूरे एनसीपी के कथित संकट पर शक पैदा करती है। जब शरद पवार ने सुप्रिया सूले और प्रफुल्ल पटेल को पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया तो अजीत पवार द्रवित हो गए थे। उन्होंने सार्वजनिक तौर पर खुद को नेता प्रतिपक्ष से हटाकर संगठन में लाने की भावुक अपील की थी। मतलब वो प्रदेश अध्यक्ष बनना चाहते थे। क्या पता चाचा ने नेता प्रतिपक्ष से सीधे डिप्टी सीएम बनाने का इंतजाम कर दिया हो। ध्यान रखिए, लोकसभा का चुनाव 2024 का जो चुनाव है वो पास होकर भी थोड़ा दूर है और राजनीति के चाणक्य इसी कालखंड में प्रमुख प्रयोग करते हैं। आज के लिए इतना ही, फिर हाजिर होंगे बुधवार को। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिए नवभारत टाइम्स।